कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोर्टियन और रेसा नाम के पति पत्नी अपनी छोटी सी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। मोर्टियन अपनी बेटी को सुलाने के लिए एक कहानी पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो इस कहानी को आगे पढ़ता रहा उसे कुछ महसूस हुआ और तभी एक लाल रंग का कपड़ा आसमान से उड़कर इनकी खिड़की पर लटक गया। बिल्कुल ऐसे ही कपड़े का किताब में भी जिक्र था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये किताब से ही निकल कर आया हो। इस घटना के 12 साल बाद हम मोर्टियन और उसकी बेटी मैगी को देखते हैं, जो इस वक्त अपनी गाड़ी में थे। मोर्टियन गाड़ी चला रहा था और मैगी मैप से रास्ता बता रही थी। आखिरकार ये उस जगह पर पहुंच गए जहां पर एक पुरानी किताबों की दुकान थी। मैगी ने इससे पूछा कि जिस किताब को आप इतने समय से ढूंढ रहे हैं, क्या वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी? इस पर मोर्टियन ने हैरान होकर कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर किताब ढूंढ रहा हूँ? मैगी काफी समय से अपने पिता की ये हरकतें देख रही थी। मोर्टियन अक्सर किताबों की दुकानों में जाता है, कुछ ढूंढता है और वो ना मिलने पर उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखती है। खैर अभी के लिए मोर्टियन ने ये कहकर टाल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद वो किताब की दुकान में चला गया और अब मैगी बाहर बाजार में घूमने लगी। मोर्टियन दुकान के अंदर किताबें देख रहा था कि तभी सब किताबें फुसफुसाने लगीं और मोर्टियन से बात करने लगीं। मोर्टियन ने इन पर ध्यान नहीं दिया और घबराया तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल वो इंक हार्ट नाम की एक किताब ढूंढ रहा है और वहीं दूसरी तरफ मैगी के पास एक अजनबी आया और इससे बात करने लगा। मैगी थोड़ा घबरा गई और वहां से जाने लगी और अब उस आदमी ने बताया कि वो और मैगी पहली बार नहीं मिल रहे। जब हम पहली बार मिले थे तो मैगी बहुत छोटी थी। मोर्टियन जब दुकान से बाहर आया तो उसने उस आदमी को मैगी से बात करते हुए देख लिया। ये आदमी मोर्टियन को सिल्वर टंग के नाम से बुला रहा था। मोर्टियन ने मैगी को कार में इंतजार करने के लिए कहा। इस आदमी का नाम डस्ट फिंगर है। इसने मोर्टियन से कहा कि वो दोनों चलते हुए बात कर सकते हैं और इसके बाद मोर्टियन ने गुस्से से पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें। डस्ट फिंगर ने मोर्टियन को इसकी गलती ठीक करने के लिए कहा जो इसने पूरे 9 साल पहले की थी। इसने कहा कि कैप्रिकॉन नाम का एक आदमी जानता है कि तुम कहां पर रहते हो और अगर तुमने वो किताब नहीं पढ़ी तो हम वहीं पर ही तुम्हारा इंतजार करेंगे। दरअसल डस्ट फिंगर चाहता था कि मोर्टियन इसके लिए पढ़े, लेकिन मोर्टियन ने कहा कि इसने जोर से पढ़कर सुनाना बंद कर दिया है। डस्ट फिंगर ने इसे कहा कि मुझे उसी दुनिया में वापस भेज दो जिससे तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। साथ ही वो मोर्टियन से उस किताब के बारे में पूछने लगा। मोर्टियन ने इसे बताया कि मेरे पास वो किताब है ही नहीं। इसके बाद मोर्टियन उसे धक्का देकर वैन की तरफ भागने लगा और अब रास्ते में मैगी ने पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मोर्टियन ने उसे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें बचा रहा हूँ और अब मैगी को कुछ वक्त के लिए अपनी आंटी के घर ही रहना होगा। मैगी समझ गई कि उसके पिता उसे कुछ भी नहीं बताने वाले। तभी ये दोनों एलेनोर, जो कि मैगी की आंटी है, उसके घर पर पहुँचे। एलेनोर ने दरवाजा खोला और ये सब बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में एलेनोर ने रेसा के बारे में पूछा और इस पर एलेनोर ने मैगी से कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तेरी माँ चली गई लेकिन मैं तो हूँ ना तेरे साथ। इस पर मैगी गुस्सा हो गई और वो कहने लगी कि मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं गई है और अब ये सब कहकर मैगी उठकर यहाँ से चली गई। जब मोर्टियन इसके पीछे गया तो मैगी ने इसे कहा कि मुझे बताओ कि मेरी माँ कहाँ पर है। मैगी का मानना था कि जो किताब मोर्टियन ढूंढ रहा है उसका कुछ तो लेना देना है मेरी माँ के साथ और अब मोर्टियन बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर डस्ट फिंगर आ गया। डस्ट फिंगर ने इसे बताया कि जब मोर्टियन ने इसकी मदद करने के लिए मना कर दिया तो तब वो कैप्रिकॉन के पास गया। इससे पहले कि मोर्टियन इसकी बात समझ पाता दूसरे कमरे से शीशा टूटने की आवाज सुनाई दी और अब मोर्टियन तुरंत उस तरफ भागा। एलेनोर डरते हुए मैगी के पास आई और उसने कहा कि कुछ लोग जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जब मोर्टियन लाइब्रेरी में पहुंचा तो कैप्रिकॉन के आदमियों ने पूरी लाइब्रेरी तहस नहस कर दी थी और अब डस्ट फिंगर ने अपने आग वाले हाथों से एक आदमी को चेतावनी दी कि याद रहे किसी को कोई भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मोर्टियन ने कहा कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो, लेकिन कैप्रिकॉन के आदमियों ने मैगी को उठा लिया ताकि मोर्टियन उनके लिए किताब पढ़े और इन्हें इनकी दुनिया में वापस भेज दे। उन्होंने एलेनोर की लाइब्रेरी की सभी किताबों को जला दिया और अब ये इन सब को एक कार की तरफ ले जाने लगे। किताबों के ढेर से डस्ट फिंगर ने एक किताब उठाई जो अभी तक जली नहीं थी और वो ये मैगी को देने लगा, पर मैगी ने गुस्से में वो किताब नहीं ली। फिर कार के अंदर कुछ वक्त बाद जब मोर्टियन को होश आया तो उसने देखा कि उन्हें किसी अजीब सी जगह पर ले जाया जा रहा था। इस कार में एलेनोर और मैगी भी थे। गाड़ी एक पुरानी बिल्डिंग के पास रुकी और इन सब को अंदर ले जाया गया। इस बिल्डिंग में अजीबोगरीब जानवर हैं, यूनिकॉर्न्स और उड़ते हुए बंदर जो इस दुनिया के लगते ही नहीं हैं। और अब इन तीनों को एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया।
एलेनोर ने गुस्से में पूछा कि ये सब अजीब जानवर यहाँ पर कैसे आए। तब मोर्टियन ने सच्चाई बताई, ये सब जानवर एक किताब से आए हैं। काफी साल पहले जब मोर्टियन अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ अपने घर पर था तो ये तीनों एक नई किताब लेकर आए थे जिसे मोर्टियन ने पढ़ना शुरू किया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तब अचानक एक आदमी किताब से निकलकर बाहर आ गया। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कैप्रिकॉर्न ही था, जो कि पेशे से एक डाकू था। इसके पास बस्ता और चाकू चलाने वाले साथी और फिर डस्ट फिंगर जो घूमते फिरते आग से जादू दिखाता है, ये सब भी बाहर आ गए। मोर्टियन के शब्दों से ही ये किताब से बाहर आए थे और जब ये सब किताब से बाहर आए तो तभी रेसा को किताब ने अंदर खींच लिया। कैप्रिकॉर्न ने इनके ऊपर हमला किया, लेकिन डस्ट फिंगर ने जैसे तैसे इन्हें बचाया और जब मोर्टियन ने रेसा को ढूंढा तो वो इसे कहीं भी नहीं मिली और उसी दिन के बाद से मोर्टियन ने कोई भी किताब पढ़कर सुनाना बंद कर दिया। मैगी ने पूछा कि क्या वो किताब पढ़कर रेसा को बाहर नहीं निकाल सकता। मोर्टियन ने कहा कि हाँ, निकाल तो सकता हूँ। और अब मैगी को लग रहा था कि उसकी माँ ऐसी दुनिया में इतने सालों तक जिंदा भी रह पाई होगी और ये बात पक्की भी है कि वो किताब के अंदर ही है। इससे पहले कि मोर्टियन कुछ भी जवाब दे पाता, उन्हें निकालकर कैप्रिकॉर्न के पास ले जाया गया। महल की तरफ जाते हुए उन्होंने रास्ते में अजीबोगरीब पेंटिंग्स देखी और उधर एक कमरे में कैप्रिकॉर्न इनका इंतजार कर रहा था। मोर्टियन ने उसे ताना मारते हुए कहा कि अब तो तू महल में रह रहा है और क्या चाहिए तुझे। कैप्रिकॉर्न का मानना था कि ये उस किताब भरी दुनिया से यहाँ पर ज्यादा बेहतर महसूस करता है और अब कैप्रिकॉर्न ने अपने रीडर को किताब पढ़ने को कहा, लेकिन रीडर ने कैप्रिकॉर्न से कहा कि आपने तो वादा किया था, अगर मोर्टियन आ जाए तो मुझे ये किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। कैप्रिकॉर्न ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरी बातों पर भरोसा मत किया करो, वो सिर्फ एक झूठ था, चल पढ़ अब। रीडर ने रुपंजल राजकुमारी की कहानी पढ़नी शुरू की और तभी बाहर से एक जवान औरत कैप्रिकॉर्न के आदमियों से भागती हुई वहां पर आई। उसके चेहरे पर अभी कुछ शब्द लिखे हुए थे क्योंकि अभी उन्हें आधा ही पढ़ा गया था। दरअसल डेरियस हकलाता था, इसीलिए ही वो किताब से चीजें अच्छे तरीके से नहीं निकाल पाता था और अब एक दूसरी किताब लाई गई ताकि मोर्टियर इसको पढ़े। ये किताब एक खजाने के बारे में थी और कैप्रिकॉर्न चाहता था कि इस किताब से खजाने को बाहर निकालने के लिए इस किताब को पढ़ा जाए। और अब अचानक इस कमरे में रेत बरसने लगी और जैसे जैसे मोर्टियर पढ़ता गया सोने के सिक्के गिरने लगे। कैप्रिकॉर्न और उसके आदमी खुशी से पागल हो गए, लेकिन अचानक वहां पर एक आदमी भी आ गया और बदले में कैप्रिकॉर्न के एक आदमी को किताब ने खींच लिया। डस्ट फिंगर ने याद दिलाया कि वो भी अपने घर वापस जाना चाहता है। तब मोर्टियन ने कहा कि मैं जानता ही नहीं हूँ कि किसी को किताब में वापस कैसे भेजते हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे ये वाली दुनिया अच्छी लगती थी। अब बहुत सारी बहस के बाद कैप्रिकॉर्न ने इंक हार्ट किताब को आग में डाल दिया। डस्ट फिंगर इसे बचाने के लिए भागा, लेकिन कैप्रिकॉर्न के आदमियों ने उसे रोक लिया और उस किताब को डस्ट फिंगर के हाथ से छुड़ाकर दोबारा आग में फेंक दिया और अब मोर्टियन और उसके परिवार को दोबारा उसी कमरे में भेज दिया गया। और अब डस्ट फिंगर एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर बहुत सारी औरतें कैप्रिकॉर्न के लिए काम कर रही हैं। उन औरतों में से एक रेसा है। जब रेसा ने डस्ट फिंगर के जले हुए हाथ देखे तो इसने इसके हाथों पर मरहम पट्टी की और अब डस्ट फिंगर ने बताया कि इंक हार्ट किताब इसके हाथ में आ चुकी थी, लेकिन कैप्रिकॉर्न ने उसे जला दिया। रेसा इस वक्त बात नहीं कर सकती थी क्योंकि डेरियस ने उसे किताब पढ़कर बाहर तो निकाल लिया, लेकिन उसकी आवाज वहीं पर ही रह गई किताब के अंदर। दूसरी ओर जो आदमी सोने के सिक्कों के साथ बाहर आया है, वो आदमी भी मोर्टियन वाले कमरे में ही बंद था। वो खुद को दिलासा दे रहा था कि ये सपना है। ये देखकर मैगी ने उसे शांत करते हुए पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा कि मेरा नाम फरीद है। अगले दिन डस्ट फिंगर एक सपना देखते हुए उठा जिसमें उसकी पत्नी उसे वापस बुला रही है और उठते ही उसने देखा कि रेसा उसकी बैंडेजेस उतार रही है और अब डस्ट फिंगर ने इससे पूछा कि ये इस एहसान का बदला कैसे चुकाएगा। और तभी रेसा ने अपनी चेन की तरफ इशारा किया मानो कह रही हो कि मैं यहाँ से आजाद होना चाहती हूँ। डस्ट फिंगर ने इससे पूछा कि आजाद होकर वो जाएगी कहाँ। तभी रेसा ने इसे एक कागज का टुकड़ा दिखाया जिसमें मोर्टियन और मैगी का स्केच बना हुआ था। ये देखकर डस्ट फिंगर ने इसे पूछा कि क्या ये तुम्हारा परिवार है, जिस पर हामी भरते हुए रेसा ने लिख कर कहा कि क्या तुमने इन्हें देखा है। और तभी डस्ट फिंगर को याद आया कि जब ये किताब से बाहर आया था तो तभी रेसा को अंदर खींच लिया गया था और फिर डेरियस ने किताब पढ़कर उसे बाहर निकाल दिया। इसी वजह से मोर्टियन इंक हार्ट किताब के अंदर से अपनी पत्नी को बाहर नहीं निकाल पा रहा क्योंकि वो तो पहले से ही बाहर है। और तभी डस्ट फिंगर ने इससे वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ जरूर मिलवाऊंगा। और अब वो बाहर गया तो उसने देखा कि गार्ड्स सो रहे हैं और अब उसने अपने पालतू जानवर को चाबी लाने को कहा
ये डस्ट फिंगर का पालतू जानवर चाबी ले आया और रेसा को दे दी। रेसा ने उस चाबी से उन जंजीरों को खोला जिससे वो बंधी हुई थी। जैसे ही डस्ट फिंगर मोर्टियन के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने मैगी को कहते हुए सुना, शायद इंक हार्ट की कोई और भी कॉपी हो। डस्ट फिंगर अंदर गया और उसने मोर्टियन से पूछा कि क्या ये लोग एक डील कर सकते हैं। अगर इंक हार्ट किताब की एक और कॉपी मौजूद है तो ये इसे साथ मिलकर ढूंढेंगे और फिर मोर्टियन डस्ट फिंगर को किताब में वापस भेजकर अपनी पत्नी को वापस ला सकता है। अब डस्ट फिंगर ने एक किताब निकाली और मोर्टियन को पेज नंबर 14 पढ़ने को कहा। जैसे ही उसने ये पेज पढ़ा तो एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। ये देखकर सभी गार्ड्स घबरा गए। रेसा भी अब बाहर निकल आई, लेकिन भागते हुए वो एक बड़े गड्ढे में गिर गई और अब डस्ट फिंगर, मोर्टियर, फ्रीद, एलानोर और मैगी वहां से भाग गए। भागते भागते जब डस्ट फिंगर नीचे गिर गया तो उसने देखा कि रेसा एक गड्ढे में फंसी हुई है। रेसा ने डस्ट फिंगर से मदद मांगी, लेकिन डस्ट फिंगर ने इसकी मदद नहीं की और बाकियों के साथ मिलकर यहाँ से भाग गया। वो सभी लोग एक वैन में बैठकर यहाँ से निकल गए और ये पूरी जगह अब तूफान से तहस नहस हो गई और अब ये लोग गाड़ी चलाते हुए शहर में पहुंच गए, जहाँ पर उन्हें इंक हार्ट के राइटर से मिलना था। डस्ट फिंगर ने अब उनके साथ जाने से मना कर दिया क्योंकि वो अपनी जिंदगी की आगे की कहानी नहीं जानना चाहता, वो इसे जीना चाहता है। इस पर मैगी ने पूछा कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें फ्यूचर का पता होगा। इस पर डस्ट फिंगर ने कहा कि जब सब कुछ पहले ही पता होगा तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या है। और अब मोर्टियन और मैगी पीटर के पास पहुंचे। राइटर ने जब दरवाजा खोला तो उसे लगा कि ये लोग इसका ऑटोग्राफ लेने आए हैं, लेकिन मैगी ने इसे बताया कि हम तो अभी अभी कैप्रिकॉर्न के चंगुल से निकलकर बचकर भागे हैं। लेकिन किताब के राइटर को इसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो इनकी बातों को मजाक समझकर मुस्कुराने लगा और इसने कहा कि हाँ, मेरे लिखे हुए किरदार है ही बेहतरीन कि लोगों को वो बिल्कुल असली लगने लगते हैं। और अब वो तीनों वहाँ पर वापस पहुंचे जहाँ पर वो फ्रीद और डस्ट फिंगर को छोड़कर आए थे और अब उन्होंने डस्ट फिंगर को आग के साथ कुछ करतब करते हुए देखा। हैरान होकर राइटर ने कहा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने किताब में लिखा था। राइटर खुद को रोक नहीं पाया और वो डस्ट फिंगर से बात करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मोर्टियन ने इसे रोक दिया, ये कह करके डस्ट फिंगर इससे डरता है क्योंकि वो अपनी कहानी का अंत नहीं जानना चाहता। राइटर ने कहा कि इसलिए डर रहा है क्या कि आखिर में मर जाएगा। ये सुनकर तो बेचारा डस्ट फिंगर डिप्रेस ही हो गया। इसने कहा कि अगर मुझे मरना था तो मर जाता, मुझे बताने की क्या जरूरत थी। और अब आखिरकार उसने राइटर से पूछा कि वो मरेगा कैसे। तब राइटर ने इसे बताया कि तुम अपने पालतू जानवर क्वीन को बचाते हुए मरोगे। और तभी मोर्टियन ने राइटर से इंक हार्ट की कॉपी मांगी। राइटर अब इन सब को अपने घर पर ले गया जहाँ पर इसके स्टोर रूम में बहुत सारी किताबें थीं, लेकिन इन्हें इंक हार्ट वहाँ पर नहीं मिली। राइटर ने इन्हें बताया कि कुछ वक्त पहले पता नहीं कैसे मेरी किताबें यहाँ तो जल जाती या तो गायब हो जाती, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मोर्टियर ये तुरंत समझ गया था कि इस सब के पीछे जरूर कैप्रिकॉर्न का हाथ है, लेकिन इन्हें आखिरकार इंक हार्ट की एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिल ही गई और अब डस्ट फिंगर को वापस जाने की पूरी आग लगी हुई थी। उसने अब मोर्टियन से कहा कि अब जल्दी से पढ़कर मुझे वापस भेज दो, लेकिन मोर्टियन ने कहा कि पहले वो अपनी पत्नी को वापस लाएगा। अब डस्ट फिंगर के पास सच बताने के अलावा और कोई बेचारा नहीं था। उसने ये बता ही दिया कि तुम्हारी पत्नी इसी दुनिया में ही है। डेरियस उसे पहले ही उस किताब से बाहर निकाल चुका है। और अब गुस्से में आकर मोर्टियन ने इसे पूछा कि अभी वो कहाँ पर है, लेकिन डस्ट फिंगर ने कहा कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे वापस किताब में भेजोगे। और अब डस्ट फिंगर ने इसे बताया कि वो वहीं पर ही है जहाँ से हम भाग कर आए हैं। और अब राइटर की गाड़ी में उन दोनों ने वहाँ पर जाने का फैसला किया, जबकि फरीद और मैगी को वो लोग राइटर के पास ही छोड़ गए। उस रात अचानक राइटर के घर पर बैठे हुए मैगी को अचानक ही किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। ये वही किताब थी जो जलने से बच गई थी। मैगी अब उस किताब के पास गई और उसने इसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने ये किताब पढ़ी तो टोडो नाम का एक कुत्ता किताब से बाहर आ गया और अब तुरंत ही बिस्तर के नीचे छुप गया। राइटर ने अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैगी ने दरवाजा खोला तो उसे पता चला कि राइटर को कैप्रिकॉर्न के गुंडों ने बंदी बना लिया था। वो गुंडे मैगी को धमकाकर मोर्टियन का पता पूछने लगे और तभी राइटर ने टोडो को देखा और अब उसे पता चला कि मैगी भी किरदारों को किताब से बाहर ला सकती है। और अब उसने ये बात गलती से जोर से बोल दी। ये सुनकर कैप्रिकॉर्न के गुंडे समझ गए कि मैगी भी एक सिल्वर टंक है और अब वो मैगी को अपने साथ ले गए। रास्ते में मोर्टियन ने डस्ट फिंगर से पूछा कि क्या रेसा ठीक है। इस पर डस्ट फिंगर ने इसे बताया कि वो वैसे तो ठीक है लेकिन बोल नहीं सकती। और अब अचानक डस्ट फिंगर ने मोर्टियन को गाड़ी रोकने को कहा और जब उसने गाड़ी की डिक्की को खोलकर देखा तो वहाँ पर फरीद छुपा हुआ था। फरीद ने कहा कि मुझे वो राइटर ठीक आदमी नहीं लग रहा था, इसीलिए मुझे नहीं रहना था उसके साथ।
और अब जल्द ही मोर्टियन, फ्रीद और डस्ट फिंगर कैप्रिकॉन के महल के पास पहुंचे और इन्होंने चुपचाप पीछे के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश की और अब इसीलिए ही वो छत पर चढ़ गए। और अब अचानक मोर्टियन फिसल गया और कैप्रिकॉन के आदमियों ने इसे देख लिया और अब किसी तरह से ये तीनों वहां से बचकर भागे। मोर्टियन ऊपर चढ़ा और रेसा के कमरे तक पहुंच गया जहां पर रेसा का सारा सामान पड़ा हुआ था। अंदर जाकर उसे रेसा की स्केचबुक मिली जिसमें उसने अपने परिवार की ड्राइंग्स बनाई थीं। बाहर फ्रीद और डस्ट फिंगर मोर्टियन का इंतजार कर रहे थे और अब फ्रीद ने डस्ट फिंगर से कहा कि मैं तुम्हारा आग वाला जादू सीखना चाहता हूँ। और अब काफी कोशिशों के बाद वो ठीक ठाक जादू करने भी लगा। और अब ये दोनों वहां पर खड़े ही थे कि कैप्रिकॉन के एक गार्ड ने इन्हें पकड़ लिया। फ्रीद तो जैसे तैसे वहां से भाग निकला लेकिन डस्ट फिंगर को पकड़कर महल के अंदर कैप्रिकॉन के पास लाया गया। जैसे ही वो कैप्रिकॉन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रेसा एक जाल के अंदर बंधी हुई थी। रेसा ने जब डस्ट फिंगर को अपने पास खींचा तो डस्ट फिंगर ने इसे बताया कि तुम्हारा पति तुम्हें लेने के लिए आया है। इस कमरे में कैप्रिकॉन मैगी से किताब पढ़वा कर बहुत सी अनोखी चीजें इस दुनिया में ला रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वो सच में सिल्वर टंक है या नहीं। राइटर ने कैप्रिकॉन को देखकर कहा कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने लिखा था। कैप्रिकॉन ने अब राइटर को अपना प्लान बताया कि वो एक खतरनाक किरदार को इस दुनिया में लाएगा जिसका नाम है शैडो और वो शैडो मेरे साथ इस दुनिया में ही रहेगा। मैगी ने इसे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुमने इस किताब की पहले ही सारी कॉपीज जला दी हैं। लेकिन कैप्रिकॉन ने पहले ही सांपों से भरे हुए एक डब्बे में किताब की आखिरी कॉपी को छुपा कर रखा था। उसने वो किताब निकाल कर मैगी को दी और इसे कहा कि इसे पढ़ो और शैडो को इस दुनिया में लेकर आओ। लेकिन मैगी ने अब कुछ भी पढ़ने से मना कर दिया और इसके बाद कैप्रिकॉन मैगी को उस कमरे में लेकर गया जहाँ पर इसकी माँ जाले से लटकी हुई थी। मैगी ने पहले तो उसे नहीं पहचाना और फिर अचानक माँ कहकर पुकारा और उसकी तरफ भागी। कैप्रिकॉन ने हंसते हुए कहा कि नहीं पढ़ना ना मेरे लिए मत पढ़, लेकिन फिर मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। मैगी को अब एहसास हुआ कि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद मैगी और डस्ट फिंगर को जेल में डाल दिया गया। डस्ट फिंगर अलग जेल में बंद था जबकि मैगी और राइटर को एक ही जेल में बंद कर दिया गया। और अब जल्द ही डस्ट फिंगर को पता चला कि मैगी भी एक सिल्वर टंक है और ये इसे किताब में वापस भेज सकती है। और अब यहाँ पर राइटर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। मैगी ने इसे सुझाव दिया कि तुम कहानी में कैप्रिकॉन को शैडो से मरवा दो ना। तभी बेस्टा मैगी के लिए खाना लेकर आया। इसने कहा कि कैप्रिकॉन चाहता है कि कल के लिए तुम खूब तैयार रहो। तभी बेस्टा ने राइटर से पूछा कि हम लोग भूत की कहानियों की बातें कर रहे हैं। ये सुनते ही बेस्टा बहुत ज्यादा डर गया। दरअसल राइटर जानता था कि मैंने इसे लिखा ही ऐसे है कि ये भूत की कहानियों से बहुत डरता है। तभी क्वीन बेस्टा पर कूद पड़ा और उसकी थैली चुरा कर डस्ट फिंगर के पास ले गया। अब बेस्टा डस्ट फिंगर की जेल में घुसा अपनी थैली को वापस लेने के लिए, जिसके बाद डस्ट फिंगर ने अचानक ही उसे भूतों की कहानियां सुनाना शुरू कर दी और ये कहने लगा कि यहाँ पर जो कंकाल पड़े हैं ये भी जिंदा होकर तुझे मार डालेंगे। ये सुनकर बेस्टा बहुत ज्यादा डर गया। इस बात का फायदा उठाकर डस्ट फिंगर ने बेस्टा को जेल में बंद कर दिया और वो खुद बाहर निकल आया। डस्ट फिंगर ने मैगी वाली जेल का भी ताला खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुला। उसने अपनी आग वाली शक्ति को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहा। हार मानकर उसने राइटर और मैगी को वहीं पर ही छोड़ दिया। राइटर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। डस्ट फिंगर अब वहां से बाहर तो निकल आया लेकिन मैगी और राइटर को वहां पर छोड़कर इसे बहुत बुरा लग रहा था और अब उसने दोबारा से अंदर जाने की कोशिश की लेकिन अचानक ही कैप्रिकॉन के आदमी उस रास्ते पर आ गए और वहीं एलेनोर भी कैप्रिकॉन के इलाके में पहुंच चुकी थी। वहीं डस्ट फिंगर कैप्रिकॉन के आदमियों को देखकर छुप गया लेकिन मोर्टियन और फ्रीद ने उसे अंदर खींच लिया। फ्रीद ने उसे खुशी खुशी में गले से लगा लिया। डस्ट फिंगर ने अब मोर्टियन को मैगी और राइटर के बारे में बताया और ये भी कि कैप्रिकॉन शैडो को इस दुनिया में लाने वाला है मैगी का इस्तेमाल करके, क्योंकि उसकी बेटी भी इसकी ही तरह एक सिल्वर टंक है। वहीं जेल में राइटर इंकहार्ट के बुरे किरदारों को लुभाने के लिए कहानियां सोच रहा था। तभी कैप्रिकॉन के आदमी मैगी को ले जाने के लिए आए और वहीं पर डस्ट फिंगर, मोर्टियन और फरीद रेसा और मैगी को बचाने का प्लान बना रहे थे। मोर्टियन ने डस्ट फिंगर से कहा कि तुम अपनी आग का इस्तेमाल करके सबका ध्यान भटकाना और इसके बाद इन तीनों ने कैप्रिकॉन के आदमियों का भेष बनाकर अंदर जाने का फैसला किया। अब मैगी को एक व्हाइट गाउन पहनाकर एक ऐसी खास जगह पर ले जाया गया जहां पर वो सबको कहानी पढ़कर सुनाएगी। उसने वहां पर रेसा और राइटर को पिंजरे में बंद देखा और तभी कैप्रिकॉन ने घोषणा की कि कई साल बाद वो अपने लोगों से मिल पाएगा। और तभी मोर्टियन, डस्ट फिंगर और फ्रीद अंदर घुसकर कैप्रिकॉन के आदमियों को खत्म करने लगे और जब एलेनोर अंदर घुसी तो उसे वहां पर डैरियस मिला। उसने डैरियस से कहा कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
मैगी को जैसे ही पढ़ने के लिए किताब दी गई उसे मोर्टियन दिखा, लेकिन वो उसे देखकर फिर भी शांत रही। और अब मौका देखकर राइटर ने टोडो को एक पेज दिया ताकि वो मैगी तक इसे पहुंचा सके। और तभी मोर्टियन ने चिल्लाकर मैगी को आगे पढ़ने से मना किया, क्योंकि वो शैडो इस दुनिया में आना शुरू हो चुका था। और अब जैसे ही टोडो ने मैगी को राइटर का दिया हुआ वो पन्ना पकड़ाया तो मैगी ने उसे जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद शैडो अचानक से कैप्रिकॉर्न के ऊपर हमला करने के लिए मुड़ गया। और वहीं दूसरी तरफ डस्ट फिंगर और फ्रीद इस महल को पूरी तरह से जला रहे थे। और एलेनोर एक घोड़े पर सवार सभी जानवर के साथ वहां पर पहुंच गई, जिससे वहां पर चारों तरफ हड़बड़ी मच गई। मोर्टियन ने मैगी से आगे पढ़ने को कहा ताकि इस कहानी को बदला जा सके, लेकिन आगे कुछ लिखा ही नहीं था। और तभी मोर्टियन ने मैगी को पेन पकड़ाया और इससे कहा कि आगे की कहानी तुम खुद लिखो। मैगी ने कहानी में कैप्रिकॉर्न को एक स्टैचू बना दिया और फिर वो धीरे धीरे रेत में बदल गया। और फिर उसने शैडो को भी वापस भेज दिया और उन सब लोगों को भी जो किताब से बाहर बिना अपनी मर्जी के आए थे। वहीं पर डस्ट फिंगर ये सब देख रहा था, लेकिन उसने वापस जाने का अपना मौका खो दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो थोड़ा दूर खड़ा था। फ्रीद ने कहा कि मोर्टियर इसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन डस्ट फिंगर ने कहा कि अब तो इसे इसकी बीवी भी मिल गई है, फिर अब ये मेरी मदद क्यों करेगा। और अब अचानक रेसा की आवाज भी लौट आई और पूरा परिवार एक हो गया। मैगी ने देखा कि किताब वहां से गायब हो चुकी थी और वो पूरा महल टूटकर गिर रहा था। और अब इन सब लोगों ने जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलने का सोचा। दरअसल फ्रीद ने चुपके से वो किताब उठा ली थी और अब उसने ये किताब डस्ट फिंगर को सौंप दी। और इसने डस्ट फिंगर से कहा कि वो कोई नया रीडर ढूंढ लेंगे जो इन दोनों को वापस भेज सके। डस्ट फिंगर ने फ्रीद से पूछा कि तू तो मैगी को पसंद करता है, फिर तू मेरे साथ क्यों जा रहा है। फ्रीद ने कहा कि मेरे पास फोटो है ना उसकी, इसे ही देखकर मैं खुश रह लूंगा। और अब वो दोनों बातचीत करते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगे। और तभी मोर्टियन उन दोनों के पीछे भागता हुआ आया। उसने डस्ट फिंगर से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने के लिए आया हूँ। और अब जल्द ही उसने किताब को पढ़ना शुरू किया और डस्ट फिंगर अपनी दुनिया में वापस पहुंच गया। रेसा और मैगी भी पीछे पीछे भागते हुए आए, लेकिन डस्ट फिंगर पहले ही वहां से जा चुका था। मोर्टियर ने फ्रीद से पूछा कि अब वो क्या करेगा। साथ ही उन्होंने क्विन को भी अपने पास ही रख लिया था ताकि इसे बचाने के चक्कर में डस्ट फिंगर की मौत ही ना हो। मैगी ने फ्रीद से कहा कि तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं रुक जाते। और अब इसके लिए वो मान भी गया और ये सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।